हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान का संविधान कैसे बना, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाए गए, कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के रचना में, उसके तैयारी में ज़ोर शोर से काम किया। तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइमलाइन क्या है। और टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर टाइमलाइन के बारे में पूछा जाता है। वो है कि 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा दो बातें की गई। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण और दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम गवर्नमेंट की संरचना। और इसी के तहत में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का संविधान सभा का गठन हुआ और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई जिसके कि वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों, इसके बाद में जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो है अगस्त 1946। अगस्त 1946 तक जो इलेक्शन फॉर ब्रिटिश प्रोविंसेस कंप्लीट हुआ। और ये आपको मालूम है कि जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें प्रोविंसेस, जो 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश भारत में, उन प्रोविंसों के मेंबरों ने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति से उन्होंने चुनाव किया ताकि अधिक से अधिक लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय दो पार्टी सबसे सशक्त पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी और दूसरी मुस्लिम लीग पार्टी थी। तो अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का विधान नहीं किया जाता तो संभव था कि दूसरी पार्टियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, क्योंकि कांग्रेस के पास में ब्रूट मेजॉरिटी था। तो इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर चुनाव किया गया और तीसरा 9 दिसंबर फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद 22 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर को पेश किया गया था उसको 22 दिसंबर को पास किया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। और उसमें उन्होंने बताया कि संविधान जो सभा है उसका वो किस प्रकार का संविधान बनाएगा, उस संविधान का उद्देश्य क्या होगा। अभी मैं आपको उसके बारे में डिटेल व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। और इसके बाद में 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके चेयरमैन जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो इसके बाद और उसके साथ में अन्य सदस्य भी थे जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। इसके बाद में जो बैकग्राउंड है, आखिर जो संविधान जो बना उसमें जैसा कि आपको मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ था, जिसको कि लॉयर्स डे भी कहते हैं। और 26 नवंबर 1949 को
संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पर दस्तखत किया था। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर, हमारे संविधान पर दस्तखत किया था। आउट ऑफ 299 मेंबर्स, ये याद रखना जरूरी है। इसके बाद 24 जनवरी को ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और उन्होंने 26 जनवरी 1950 को शपथ ग्रहण किया और इस तरह से 26 जनवरी 1950 से हमारे देश का संविधान लागू हुआ और उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये जो संविधान बना, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है? जैसा कि मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद में शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश क्राउन अब डायरेक्टली ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बन गई और इसलिए 1858 में कानून पास किया गया और इसके बाद में लगातार संवैधानिक विकास होते रहे। जैसे 1861 में, उसके बाद में 1892, 1909, 1919, 1935, 1947, तो इस तरह से कुल लगभग 90 साल के इतिहास में हमारे देश में संवैधानिक विकास होता रहा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 60 से 70% जो हमारे भारतीय संविधान का जो धाराएं हैं वो 1935 एक्ट से लिए गए हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, जिसके बारे में अभी आपको बताएंगे। अगर आप देखेंगे तो 1895 में होम रूल बिल लाया गया था और इसमें ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, इन सब अधिकारों के बारे में व्याख्या की गई थी। उसी तरह से 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इंडिपेंडेंस नाम के शीर्षक में लिखा था कि हिंदुस्तान का जो संविधान तैयार होगा वो संविधान के सभा में यहाँ के लोगों के द्वारा जो संविधान सभा जो गठित की जाएगी उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। उसी तरह से कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, जिसको कि तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट और वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया था। हालांकि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में डिफीटेड हो गया था, लेकिन इसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रकार के अधिकारों के बारे में उल्लेखित किया और उन्होंने बताया कि इंडिया शैल बी प्लेस्ड ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पर संविधान कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, उनका खुलासा भी करते रहे हैं। जैसे नेहरू रिपोर्ट है, उसमें मौलिक अधिकार के बारे में, भारतीयों को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, शासन व्यवस्था कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा,
इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल व्याख्या नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है। उसके बाद जब भारत के राष्ट्रवादियों और कांग्रेस के नेताओं ने 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज घोषित किया और उसके बाद में 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन में उनकी अध्यक्षता में जो संपन्न हुआ, उसमें उन्होंने मौलिक अधिकार के बारे में प्रस्ताव पारित किया। उसी तरह से जब जवाहरलाल नेहरू 1936 में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो लखनऊ सेशन में उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भी संविधान बनेगा, अगर वो हिंदुस्तान के नागरिकों की संप्रभुता को कम करता है तो वो किसी भी हालत में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि संविधान का विकास दो स्तरों पर हुआ। एक स्तर था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत धीरे धीरे उसका विकास किया। हालांकि वो विकास बहुत ही स्लो था, बहुत ही डिससेटिस्फाइंग था। लगातार संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में वो अपना पक्ष प्रस्तुत करते रहे, जैसा कि नेहरू रिपोर्ट से स्पष्ट है, गांधी जी के विचारों से स्पष्ट है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के विचारों से स्पष्ट है कि कोई भी जो संविधान बनेगा उसमें हिंदुस्तान की जनता की भागीदारी सुनिश्चित रहेगी और हिंदुस्तान के जनता के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा बैकग्राउंड है। अब चलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्मेशन करने के लिए राज्यों को, माने ब्रिटिश प्रोविंसेस को तीन भाग में ABC तीन ग्रुपिंग में बांटा गया और जो तीन कम्युनिटी, मतलब मुस्लिम, सिख और जनरल में सभी लोग, हिंदू और बाकी लोग, ये तीन कम्युनिटी में बांटा गया। और जो तरीका जो अपनाया गया वो था कि राज्यों के जो चुने हुए जो विधायक थे, माने सदस्य थे, उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। और चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, माने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से जो प्रक्रिया राज्यसभा में अपनाई जाती है आजकल, वही प्रक्रिया वहाँ भी अपनाया गया। और इसके तहत में सदस्यों का चुनाव हुआ। कांग्रेस को 208 सदस्य, टोटल 208 सदस्य जो है ना कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित हुए। दोस्तों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के सदस्य संख्या थे और इसके अलावा 73 सदस्य जो है वो मुस्लिम लीग ने चुनाव में जीता, 208 सीट कांग्रेस ने जीता और कुल 389 सदस्य वाली संविधान सभा में जो प्रिंसली स्टेट, उनके लिए कुल 93 सीट की व्यवस्था की गई। तो उसके बाद में जो प्रिंसली स्टेट थे उनको छोड़ दिया गया कि वो
सिलेक्शन के आधार पर मनोनीत करेंगे या जो प्रक्रिया ब्रिटिश भारत में अपनाई जा रही है उस आधार पर करेंगे, वो उनके विवेक पर छोड़ दिया गया। तो इस तरह से चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई और इसके बाद में जैसा कि मैंने अभी बताया, जब संविधान सभा का गठन हो गया तो पहला अधिवेशन 9 अक्टूबर 1946 को शुरू किया गया था, जिसमें प्रोटेम जो अध्यक्ष थे, टेम्पोररी अध्यक्ष, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधिवत संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और इसके साथ में 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। और दोस्तों, ये जो रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यही हमारे प्रकथन माने प्रियम्बुल का आधारशिला बना, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते हैं जो सभी के लिए होगा, समानता पर आधारित होगा, स्वतंत्रता पर आधारित होगा, भाईचारे पर आधारित होगा, विश्व शांति के लिए होगा, उन्हें मौलिक अधिकार, आम जनता को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट या अवयव जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थे, वो ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि हमारा जो संविधान का जो अब निर्माण होने वाला है उसका उद्देश्य क्या होगा। तो दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जून 1947 को, जिसको कि माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, यह निर्णय किया गया कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मतलब हमारा जो देश है भारत, वो 2 भागों में बटेगा। एक भाग रहेगा हिंदुस्तान और दूसरा भाग रहेगा पाकिस्तान। तो दोस्तों, इस तरह से अब 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी निर्माण होगा। जैसे कि आप नक्शे पर देख रहे हैं कि जो ये अविभाजित भारत का नक्शा है, जिसमें कि आपको बलूचिस्तान स्टेट्स, बहवालपुर, ये सारे जो पिंक कलर में हैं वो प्रिंसली स्टेट बताए जा रहे हैं, और जो येलो कलर में हैं वो ब्रिटिश इंडिया माने ब्रिटिश भारत को दर्शाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में बहुत सारे भूभाग पर प्रिंसली स्टेट जो पिंक में दर्शाया गया है वो कितने बड़े भूभाग पर, लगभग अगर एरिया के मान से आप देखेंगे तो 40% एरिया ये राजा रजवाड़ों के हाथ में था, माने प्रिंसली स्टेट्स में था। लेकिन आबादी के मान से, चूंकि उनका बहुत सारा इलाका जंगली इलाका भी था, तो आबादी के मान से ब्रिटिश भारत, अविभाजित भारत में प्रिंसली स्टेट का कितना आबादी था? 30%, 30%। तो आप देख सकते हैं कि मैसूर, हैदराबाद, राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल इंडिया, सॉरी, ये सारा जो है ना राजा रजवाड़ों का क्षेत्र था, राजपूताना का क्षेत्र। उसके बाद में बलूचिस्तान स्टेट, और इसके बाद मैसूर, कोल्हापुर, डेक्कन स्टेट, हैदराबाद, ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे स्टेट थे। इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर, गिलगिट, आप सबको मालूम है, और उसके बाद में खासी स्टेट, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सिक्किम, ये सारे जो इलाका, और इसके बाद पंजाब स्टेट, ये सारे जो इलाका थे वो नेटिव स्टेट थे, माने प्रिंसली स्टेट्स, और इनका जो एरिया था वो टोटल 40% था। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 40% ऑफ द एरिया वेयर या वाज अंडर प्रिंसली स्टेट,
और पॉपुलेशन के हिसाब से वो 30% था। तो अब जब 3 जून को माउंटबेटन का ने डिक्लेयर कर दिया कि वो हिंदुस्तान को विभाजित करेंगे, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में पाकिस्तान बनेगा, और पाकिस्तान भी 2 जगह बनेगा, एक ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको कि आजकल बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान जिसमें कि बलूचिस्तान, वेस्टर्न पंजाब का इलाका, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इलाका और सिंध का इलाका, ये सारे इलाके आते हैं। ये सारे इलाके जो है ना मिलकर के पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण करेंगे, और शेष भारत जो होगा वो हिंदुस्तान का होगा। और राजा रजवाड़ों को ये सुविधा दी गई कि या तो वो पाकिस्तान में मिलें या हिंदुस्तान में मिलें या स्वतंत्र रहें। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ। 26 जून को इसके बारे में माउंटबेटन ने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा और हिंदुस्तान के लिए तो है ही। इसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और वो क्या है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया है वो 5 उसका स्टेज है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये 5 महत्वपूर्ण भाग क्या क्या हैं? पहला जैसे मैंने लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज। अब ये फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज ये क्या होता है? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 कमेटी का निर्माण किया था, जिसमें कि कुछ कमेटी बहुत महत्वपूर्ण थे और कुछ कमेटी माइनर महत्व के थे, कम महत्व के थे, लेकिन कुल मिलाकर के 21 कमेटियों का निर्माण किया गया था। और इन कमेटियों ने अपने अपने रिकमेंडेशन संविधान सभा को भेजा, और संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव को नियुक्त किया था। ये नाम याद रखिएगा, बेंगल नरसिंह राव। ये ICS ऑफिसर थे और उस समय में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। बाद के वर्षों में यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी जज बने, जिसकी कि हेडक्वार्टर हेग में है, और उसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल UNO में के भी वो प्रेसिडेंट बने। तो BN राव जो कर्नाटक के रहने वाले थे, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट और कंप्यूटर उनका ब्रेन था। इसके पहले उन्होंने बर्मा, जिसको कि अभी म्यांमार कहा जाता है, उसके लिए भी उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। तो संविधान सभा ने BN राव को कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर नियुक्त किया था। तो इसके बाद दूसरा क्या पॉइंट है? फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट बाय BN राव, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। तो उन्होंने BN राव ने इन कमिटियों के भेजे गए रिकमेंडेशंस के आधार पर उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, और ड्राफ्ट तैयार करने से पहले उन्होंने विभिन्न देशों का दौरा किया। लगभग 60 देशों के संविधान को उन्होंने गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, और इस ड्राफ्ट को ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया। आपको मालूम होना चाहिए कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति कांग्रेस की सरकार ने किया था, और उसके चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिसके साथ में अन्य सदस्य थे, जिसके बारे में अभी आपको बताएंगे।
ड्राफ्ट पेश करने के बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी ने पुनः प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया डॉक्टर अंबेडकर के अध्यक्षता में। मैंने BN राव ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उस ड्राफ्ट को कहां पर पेश किया उन्होंने? ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष। और इसके बाद में जो उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें था टोटल 240 क्लॉज, 240 क्लॉज एंड 13 शेड्यूल, 240 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल। अब ये जो ड्राफ्ट तैयार किया था BN राव ने, उसको उन्होंने कहां पर पेश किया? ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर BR अंबेडकर। अब दोस्तों, अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने BN राव के ड्राफ्ट को पुनः उसको संशोधन किया, परिमार्जित किया और इसके बाद में उन्होंने विभिन्न न्यूज़पेपर में, अखबारों में डिस्कशन के लिए उसको प्रकाशित कर दिया कि ये हमारा ड्राफ्ट है। तो जो भी जिसको भी कोई अमेंडमेंट करना हो, कोई सुझाव देना हो, तो वो जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद में एक दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो विभिन्न प्रकार के संशोधन जो जनता के द्वारा, लीगल लुमिनरीज के द्वारा, लॉयर्स के द्वारा, जजेस के द्वारा, आम जनता के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, उसको उस ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट मैंने शामिल करके पुनः नया ड्राफ्ट तैयार किया जा करके उसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कहां पर पेश किया गया? संविधान सभा में, फॉर डिबेट, फॉर डिस्कशन। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 7000 अमेंडमेंट उसमें, उस मूल ड्राफ्ट में जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पेश किया गया था, उसमें अमेंडमेंट रखे गए। बहुत सारे अमेंडमेंट को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और बहुत सारे अमेंडमेंट जो वास्तविक नहीं थे, जो फिजिबल नहीं थे, जो संभव नहीं थे, उसको दरकिनार कर दिया। दोस्तों, इसके बाद में आगे की कार्रवाई क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, उसको एडॉप्ट किया, इनेक्ट किया एंड जनता को समर्पित कर दिया। और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पर दस्तखत किया। और इस तरह से हमारे देश का संविधान बना। दो बातें और मैं जोड़ना चाहता हूं कि 22 जुलाई 1947 को हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको अडॉप्ट किया संविधान सभा ने, और 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, इसको भी अडॉप्ट किया था। तो लास्ट में जो अंतिम अधिवेशन था वो था 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा संविधान तैयार हुआ। अब मैं थोड़ा ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। GB पंत, जो बाद में गोविंद बल्लभ पंत, जो बाद में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और भारत सरकार में गृह मंत्री थे, वो बाद के वर्षों में वो इसके मेंबर थे। उसके बाद में KM मुंशी गुजरात से आते थे और
बहुत बड़े लीगल लुमिनरीज थे, माने कानून के जानकार थे, उनको मेंबर बनाया गया। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद में एन गोपाल स्वामी और बीएल मित्तर। हालांकि उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उनके बदले में ही वॉज रिप्लेस्ड बाय एन माधव राव। और ये एन माधव राव कर्नाटक से आते, मैसूर प्रांत से आते थे, वहाँ के दीवान थे और बहुत ज़्यादा कानून के मामले में विशेषज्ञ माने जाते थे। उसके बाद में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये असम प्रांत से आते थे, कानून के बहुत बड़े जानकार थे। इसके बाद जो लास्ट जो मेंबर है वो है डीपी खैतान, और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। और डीपी खैतान आप जानते ही हैं कि इनके नाम पर अभी ज़बरदस्त लॉ कंपनी चल रही हैं, और उनको रिप्लेस किया टीटी कृष्णमाचारी ने। तो ये इतने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा संविधान बना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत सारी कमेटी का गठन किया था, और ये कमेटियों में 21 कमेटी बनाए गए थे, जिसमें 8 बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थे और बाकी माइनर कमिटीज़ थे, जिसके बारे में आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये सभी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी ये कौन कौन सी कमेटी थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। पहला, जैसा मैंने लिखा, यूनियन पावर कमेटी, माने सेंटर और स्टेट, माने यूनियन और स्टेट के प्रोविंसेस के बीच में अधिकारों का बंटवारा कैसे होगा, कौन कौन से आइटम स्टेट लिस्ट में रखे जाएंगे, कौन कौन से आइटम केंद्र की सूची में यूनियन लिस्ट में रखे जाएंगे। इस कमेटी का जो चेयरमैन था वो खुद जवाहरलाल नेहरू थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की मंशा ये थी कि सेंटर को मजबूत किया जाए, क्योंकि वो भारत के इतिहास के ज़बरदस्त अध्येता थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, तो उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में किस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना एक्टिव रहता है जब केंद्र कमज़ोर रहता है, तो और देश खंड खंड में विभाजित हो जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मूल संविधान में 97 जो सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में दर्ज हैं, और मूल संविधान में 67 स्टेट सूची में है। तो वह मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये यूनियन पावर कमेटी का जो अध्यक्ष था वो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें 4 लोगों की महत्वपूर्ण, 4 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों, चूंकि कांग्रेस को ब्रूट मेजॉरिटी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इसीलिए यह सरकार की मंशा थी या उनका उत्तरदायित्व था कि किस तरह से जो विभिन्न जो कानून जो बनाए जा रहे हैं उसको कैसे पास किया जाएगा। मान लीजिए ड्राफ्टिंग कमेटी ने कोई कानून बनाया, कोई ड्राफ्ट तैयार किया, अगर संविधान सभा में पास ही नहीं हुआ तो फिर वो कानून बनेगा ही नहीं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसमें जो कोर जो खास जो नेता थे वो कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू तो अध्यक्ष थे ही, दूसरे सरदार पटेल, तीसरे खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा आजाद, जो बाद में भारत के शिक्षा मंत्री बने। तो 4 महत्वपूर्ण, और उसके अलावा जेवी कृपलानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय में, ये 5 जो नेता थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि कैसे संविधान सभा में विभिन्न जो उपबंध हैं जो ड्राफ्ट में तैयार किए गए हैं उसको कैसे पास कराएं, और किस प्रकार से उसमें यूनानिमिटी
या मैत्रिकता स्थापित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश किया जाए कि मत विभाजन ना हो। मैंने सभी के विचार विमर्श से यूनानिमसली संविधान सभा में अधिकांश बिलों को कानून के रूप में परिवर्तित किया। तो दोस्तों, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी था। तीसरा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एरियाज, ये सारे जो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल, भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे खुद। स्टेट कमेटी, अब ये स्टेट कमेटी क्या था? आप जानते हैं कि प्रिंसली स्टेट से चर्चा करना था। उनके शुरुआत के समय में उनके जो मेंबर थे, जो मैंने अभी बताया कि 93 मेंबर्स उन्हें अलॉट किया गया था। बाद में जब पाकिस्तान बना तो घट करके 70 रह गया, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो उन प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजाओं को कैसे उनको मनाया जाए, उनको संविधान सभा में उनके सदस्य को बुलाया जाए, और तो इसका जिम्मेवारी किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास में। और आपने देखा होगा कि शुरुआती समय में तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजाओं ने तो पूरी तरह से बायकॉट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो संविधान सभा के बैठक में शामिल होने लगे और सभी बाद में शामिल हो गए। उसके बाद में स्टीयरिंग कमेटी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद में जो हमारा लास्ट जो है वो 2 पॉइंट है, सोर्सेज ऑफ और लास्ट में मैं बात करूंगा इवैल्यूएशन, माने मूल्यांकन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे संविधान में अधिकांश जो उपबंध हैं वो 1935 एक्ट से लिए गए हैं। अब 1935 एक्ट के अलावा और कहां से हमारे संविधान निर्माताओं ने बोरो किया है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो पहला, सबसे ज़्यादा जो है यूनाइटेड किंगडम माना इंग्लैंड से विभिन्न प्रकार के उपबंध को लिए गए हैं, कानून को लिए गए हैं, और वो नियम लिए गए हैं। कैसे? जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से याद हुआ था? इंग्लैंड से, माना यूनाइटेड किंगडम से। उसके बाद में नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, माना राजा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो केवल नाम मात्र का होगा। ये कहाँ से लिया गया? जैसे कि ब्रिटेन की महारानी जो है वो नॉमिनल हेड है, तो वहाँ से लिया गया। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिसका व्याख्या आर्टिकल 75 में है, प्रधानमंत्री के पद की अवधारणा की गई है हमारे भारतीय संविधान में, वो भी जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल रखा गया है। जिस तरह से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण रखा गया है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी रखा गया है लोकसभा को। और धन के मामले में तो लोकसभा का एकाधिकार है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। तो अमेरिका में जो द्वैध नागरिकता है, डुअल नागरिकता है, उसको हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं ने नहीं माना, तो एकल नागरिकता उन्होंने अपनाया। उसी तरह से अब हम जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो विधायिका का जो प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सारा जो प्रक्रिया है
उसको कहाँ से उधार लिया? ब्रिटेन से। इसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसी तरह से हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है। रूल ऑफ लॉ, मतलब आज जो आर्टिकल 14 में हमारे देश के संविधान में लिखा गया है, कानून का शासन, कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून सबके लिए समान है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि आप देखेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसका छोटा रूप कैबिनेट होता है, और कैबिनेट जो ही वो सारे निर्णय लेती है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी जो है वो हमने ब्रिटेन से उधार लिया है। उसके बाद में जो स्पीकर है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है उसका क्या दायित्व है, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में है, वो भी हमने उधार लिया है। इसके अलावा बहुत सारे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, प्रैक्टिसेज हैं, जो पार्लियामेंट के अवमानना का प्रश्न है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ से हमने लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद जो दूसरा जो देश है जहाँ से हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सोर्स लिए हैं, उधार लिए हैं, वो क्या क्या है? पहला, सुप्रीम कोर्ट का गठन हमने यूएसए से लिया है। तो यूएसए से क्या क्या लिया इसके बारे में बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे बर्खास्त किया जाएगा, हाई कोर्ट के जजों को कैसे बर्खास्त किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया हमने यूएसए से अपनाया। और इलेक्टोरल कॉलेज, जो निर्वाचन मंडल है, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए, इसका भी हमने ये जो सिद्धांत है वो हमने यूएसए से अपनाया। उसके बाद में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र जुडिशरी, माने हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एकीकृत जुडिशरी, और सेपरेशन ऑफ पावर, माने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके बीच में जो समन्वय और अलग अलग पृथक सेपरेशन ऑफ पावर, इसका भी विधान हमने यूएसए से लिया। और इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, वो भी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के तर्ज पर लिया हुआ है, बोरो किया है। और जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट जो है वो कमांडर इन चीफ है आर्मी का, ये कहाँ से हमने लिया है? यूएसए का से, क्योंकि यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो कमांडर इन चीफ है आर्मी का। और अगला, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, जैसे कि मैंने आर्टिकल 14 में बताया, 14 में, कि हमारे देश के संविधान यह अवधारणा करता है कि सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों आयरलैंड से हमने क्या क्या उधार लिए हैं? नंबर 1, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, विज्ञान और समाज सेवा, आर्ट्स के आधार पर, ये हमने आयरलैंड से लिया। उसके बाद में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है होता है हमारे देश में, उसका जो मेथड जो अपनाया गया है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या सामग्री लिया है? तो पहला, कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसको कहते हैं, जिसका की व्याख्या 7 शेड्यूल में है। उसके बाद में फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स। दूसरा, नेशनल लेजिस्लेटिव पावर टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिडिक्शन। और प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, इसका भी विधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि केवल संवैधानिक संशोधन के मामले को छोड़ करके और वित्तीय मामलों को छोड़ करके बाकी मामले में अगर दोनों सदनों में डेडलॉक पैदा हो जाता है तो उस स्थिति में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का विधान है। और चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से डबल है, इसीलिए संभव यह है कि लोकसभा की जो मंशा होगी वही मान्य होगा, क्योंकि बहुमत उसके पास में है।
इस तरह से फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, जैसे आपने प्रियम्बुल में देखा होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रांस की क्रांति का ये सर्वमान्य नारा था, उसको हमने वहाँ से उधार लिया। और उसके बाद में रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है वो भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके बाद में कनाडा से हमने अर्ध संघात्मक व्यवस्था उधार लिया है, जिसमें कि केंद्र को मजबूत बनाया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो विभिन्न सब्जेक्ट का बंटवारा वो भी हमने कनाडा के संविधान को देखते हुए किया है। रेसिडुअल पावर, जो अवशेष शक्तियां हैं, वो हमने कनाडा के संविधान से लिया, जहां पर कि केंद्र को दिया गया है। अभी दोस्तों आपको मैंने उस दिन बताया था कि 1935 के एक्ट में रेसिडुअल पावर कहाँ था, गवर्नर जनरल के पास में। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने जो पेश किया था, तब देश विभाजित नहीं हुआ था, तो वहाँ पर ये कहा गया था कि जो रेसिडुअल पावर है वो ऑटोनोमस जो प्रोविंसेज हैं, जिनको अधिक से अधिक अधिकार दिए गए, उनके पास भी ही रेसिडुअल पावर भी समाहित होंगे। लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तो उसके बाद में रेसिडुअल पावर संविधान में किसके पास दिया गया, संघ के पास में, केंद्र के पास में। उसी तरह से एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने कनाडा से अपनाया। गवर्नर की नियुक्ति राज्यों में जो की जाती है वो भी हमने कनाडा के संविधान से अपनाया। सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आपको अभी हमने 51A, ये हमने अपनाया, जो बाद में 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुए थे उसमें अपनाया गया था। उसके बाद वाइमार रिपब्लिक से हमने इमरजेंसी के प्रोविज़न को अपनाया। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान के अमेंडमेंट प्रोसीजर को अपनाया। और राज्यसभा के मेंबर का जो चुनाव होता है वो भी अपनाया। जापान से हमने सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से काम करता है ये हमने वहाँ से अपनाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो संविधान बनाए गए उसमें विभिन्न देशों के जो महत्वपूर्ण जो बातें थी उसको हमारे संविधान में समावेश किया गया। अब दोस्तों लास्ट में हमारा जो पार्ट है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। पहला, संविधान सभा का जो गठन किया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया, वो एडल्ट सफरेज के आधार पर नहीं किया गया था। जैसे अभी आप देखते हैं वयस्क मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार है, वो अधिकार, उस अधिकार के तहत में संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया था। जो प्रोविंशियल असेंबली थे, जिसके मेंबर ने संविधान सभा के सदस्यों का मैंने निर्वाचन किया था, उसका जो बेस था वो बहुत कम था। मात्र आपको मैंने 1935 के एक्ट में बताया कि मुश्किल से 13% जो जनता थी उसी को वोट देने का अधिकार था, बाकी लोगों को नहीं था। धीरे धीरे उसको बढ़ा करके 30% तक किया गया, लेकिन 70% जनता की कोई भागीदारी हिंदुस्तान के संविधान के बनाने में नहीं था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इट वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। दूसरा पॉइंट, जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो इट वाज नॉट ए सॉवरेन बॉडी। आपको बता दूं कि उस समय में उन्होंने हिंदुस्तान को एक सॉवरेन नहीं किया था कि आप जो भी करेंगे वो मान्य होगा, ऐसा नहीं था। वो उनको हर बात में परमिशन लेना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इट वाज नॉट ए सॉवरेन बॉडी। तो जो भी, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक संविधान सभा जो है वो एक सार्वभौम संस्था नहीं था। तीसरा पॉइंट कि संविधान बनाने में, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो बहुत सारे जो संविधानवेत्ता थे वो इस बात पर बहुत नाराज थे कि संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है और एक दुरूह प्रक्रिया अपनाया गया है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो आपको क्या पता चलता है कि पाकिस्तान ने तो 1956 तक तो संविधान बनाया ही नहीं।
उन्होंने, हालांकि माउंटबेटन ने तो डिक्लेयर कर दिया 26 जून 1947 को कि भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगा और पाकिस्तान में भी गठन होगा। लेकिन पाकिस्तान 1956 तक संविधान नहीं बना पाया, और जो बनाया वो भी बेहद कमज़ोर संविधान बनाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद में वहाँ पर सैनिक शासन लागू हो गया, जो लगातार चलता रहा, और अभी भी प्रजातंत्र की जड़ जो है वहाँ मजबूत नहीं हो पाई है। दोस्तों, एक और जो इसकी शिकायतें हैं वो ये है कि इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो उस स्थिति में कांग्रेस जो है वो 82% जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के बिना समर्थन के कोई भी बिल पास नहीं हो सकता था। इसीलिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से जो उपबंध हैं उसको कानून के रूप में बनाया जाए, इसका पूरा जो जिम्मा है वो 4 महत्वपूर्ण नेताओं ने अपने हाथ में लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज़ाद, ये 4 जो महत्वपूर्ण जो नेता थे जिनका कि शासन प्रशासन में भागीदारी थी और जो जनता के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे उस जमाने में, तो वो एक ये जो चारों की कमेटी है सुपर कमेटी के रूप में काम करते थे कि कैसे जो है वो जो ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है उसमें कौन कौन से उपबंधों को पास कराया जा सकता है और किसको किसको नहीं किया जा सकता है। तो एक तरह से वर्चुअल वीटो का अधिकार कांग्रेस नेताओं के पास में था। अगला पॉइंट कि इसमें बहुत सारे जो मेंबर थे वो लॉयर्स थे, पॉलिटिशियन थे, किसान वगैरह का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया था, दूसरे जो तबके के लोग थे उनका अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व नहीं था, रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो ये जो बहुत सारे वकीलों का इसमें रिप्रेजेंटेशन हो जाने के कारण से बहुत सारे जो इसके उपबंध हैं वो बहुत ही लीगली बहुत ज़्यादा दुरूह हैं, कठिन हैं और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हैं। तो इसीलिए बहुत सारे जो आलोचनाकार हैं वो उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो लॉयर्स पैराडाइज है, माने वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि जब शब्द जो है वो दुरूह होंगे, कठिन होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो आप उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों, जैसा कि हमारे देश के साथ त्रासदी हुआ कि संविधान जब बन रहा था उसी पीरियड में देश का पार्टीशन हुआ, तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए। तो ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक हिंदू हिंदुस्तान में रह गए और इस कारण से जो संविधान जो बना उसमें संविधान सभा में जो अधिकांश जो मेंबर थे वो हिंदू ही थे। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद आप देखेंगे कि हमारा संविधान पिछले 70-72 साल से ज़बरदस्त ढंग से काम किया है और जो एक गरीब राष्ट्र था 1947 में, जो पूरी तरह से आर्थिक रूप से खोखला हो चुका था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने इसे तहस नहस कर दिया था और जाते जाते पार्टीशन भी कर दिया था। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान में प्रजातंत्र की जड़ बहुत मजबूत है। किसी की भी सरकार हो, संविधान में व्यापक रूप से उसके सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये दोनों संविधान के प्रहरी हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान को कुचलने का, तोड़ने का, मरोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर संविधान में संशोधन का भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से
विभिन्न प्रकार के कंडीशंस लगाए गए हैं, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। स्पेशल मेजॉरिटी का प्रावधान किया गया है। कुछ उपबंधों में जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंध रखते हैं उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के अलावा आधे राज्यों से भी स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव असेंबली से पास होना जरूरी है। इसके अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, और अगर कोई भी कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है और वो कानून संविधान के उपबंधों से मेल नहीं खाता है तो उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रावधान केशवानंद भारती के मामले में इजाद कर लिया हुआ है, और इसके तहत में वो किसी भी उपबंध को जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान से कि उसकी आत्मा से उसके उपबंधों से मेल नहीं खाते हैं उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और भारत के राष्ट्रपति पर संविधान को अक्षुण्ण रखने की विशेष जिम्मेवारी संविधान के द्वारा खुद दी गई है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर कैसा रहा, आप इसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।